आग आग जिसके बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। कहीं ये भी कहा जाता है कि कोई ईर्ष्या की आग में जलता है और दूसरी तरफ अग्नि पवित्र भी करती है। और आग के बारे में तो ये है कि उसकी खोज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये पता चलता है कि शायद लगभग 4 लाख वर्ष ईसा से पूर्व इसकी खोज हुई थी, जब पत्थरों के औजार बनाते हुए 2 पत्थरों में जब वो आग पैदा हुई, चकमक के पत्थर जिसे कहते हैं, तब शायद मनुष्य को पता चला और उसके बाद देखिए जीवन बदल गया। आग से आज कोई कल्पना कर सकता है कि मानव जाति आग के बिना रह सकती है? क्यों? लेकिन संजीव जी, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। एक छोटी सी चिंगारी कभी दीप प्रज्वलन के भी काम आती है, तो वही चिंगारी कभी संकट भी बन जाती है। तो ये चिंगारी संकट ना बने, इस हेतु जो अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है, सेवाओं को समर्पित है। फायर सर्विस वीक जिसका आज अंतिम दिन है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसलिए विशेष चर्चा भी इसी विषय पर होगी। हमारे साथ 2 विशेष मेहमानों को हमने स्टूडियोज़ में जोड़ा है, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर इस डिस्कशन का पार्ट आप बनना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है, कोई बात, कोई हादसा या किसी जागरूकता से संबंधित बात हमसे साझा करना चाहते हैं, तो हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। फ़ोन नंबर है 011, दिल्ली का STD कोड लगाइएगा। नंबर होगा 23097532। बिल्कुल मयंक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आग के दोनों ही पहलू होते हैं और एक पहलू के बारे में तो हम जानते हैं कि कितनी उपयोगी है, लेकिन दूसरा पहलू उसके बारे में हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। हमें लगता है कि आग शायद कहीं और लगती होगी। नज़ीर बाकरी का एक शेर है कि आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आग के बारे में समझना, जागरूकता होना, सुरक्षित विद्यालय हों, अस्पताल हों और हम साथ मिलकर अग्नि के बारे में, आग के बारे में अपनी जागरूकता को बढ़ाते हैं। बहुत स्वागत प्रशांत लोनकर जी का, जो एडवाइज़र हैं डायरेक्टरेट जनरल फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम अफेयर्स, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार सबको। साथ ही एक और विशेष मेहमान है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डेप्यूटी फायर एडवाइज़र मोरेश्वर कुरकलवार सर। आपका भी बहुत स्वागत है मोरेश्वर जी कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं और यूं कह देना तो बहुत ज़रूरी है और आसान भी लगता है कि आग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जानकारी दरअसल और जागरूकता क्यों होनी चाहिए? मैं आपका प्रश्न लेने के पहले एक छोटा सा बता देता हूं कि ये अग्नि सप्ताह सुरक्षा जो है हम मना रहे हैं 14 से 20 के बीच में, इसका क्या कारण है। तो संक्षिप्त में ये है कि 14 अप्रैल 1944 को एक विक्टोरिया डॉक जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में उस वक्त था, वहाँ पे SS टिकिन करके एक ब्रिटिश जहाज़ था जिसमें करीबन 1000 के ऊपर एक्सप्लोजिव था और कई सारा गोल्ड और कॉटन ये चीज़ें थी। वहाँ पे एक्सीडेंटली आग लगी और उस आग में करीबन 800 से 1000 लोग सिविलियंस मारे गए और उसको बचाने के लिए जो फायर फाइटर्स काम कर रहे थे तो 71 फायर फाइटर्स उसमें मारे गए। तो उनकी शहादत को, उनके बलिदान को एक अहोभाव के तरह से हमें लेते हैं। तो उस 14 अप्रैल को हम फायर सर्विस वीक मनाते हैं और सरकार ने ये निर्देश दिए बाद में कि 14 से 20 के बीच में हमें, क्योंकि अग्नि सुरक्षा सप्ताह हम मनाते हैं, इसमें लोगों को जानकारी देते कि क्यों अग्नि सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है, उसका क्या कारण है, कितना हमारे जीवन में महत्व रखता है। जी, अगर सुरक्षा की बात करें मोरेश्वर सर, क्या प्रमुख कारण देखते हैं आप? क्योंकि एक आग लगाना और एक आग लग जाना, चूँकि गर्मियों का भी मौसम चल रहा है, प्रायः देखा गया है कि इस मौसम में ज़्यादा आग की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं होती हैं। क्या प्रमुख कारण होते हैं? आग जो है, मेरे समझ से देखिए, कोई भी आग जो है अपने आप कभी नहीं लगती। ये तो कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है। परिणाम होता है, कभी कभी ह्यूमन नेचर का भी होता है। ह्यूमन निग्लिजेंस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, जिसके कारण जो है उसके परिणाम स्वरूप जो है आग, दूसरी प्रकार की आग जो आपने जिक्र किया था, पहली प्रकार की आग तो हमारे आवश्यक जीवन का घटक है, लेकिन दूसरी प्रकार की जो आग है जो हानिकारक है वो परिणाम है। एक है आपका निग्लिजेंस, ह्यूमन निग्लिजेंस। दूसरा, काफ़ी बार हमें ये देखने में, सुनने में मिलता है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसा एस्पेक्ट है जिस पे हम सब लोगों ने ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसे आप सही बोल रहे हैं कि अभी समर सीज़न शुरू होगा और समर के साथ आपको देखेंगे कि इस प्रकार की आग की घटनाएं में वृद्धि होगी। तो उसका प्रमुख कारण है कि हमारी जो रेटिंग है
घर के अंदर में जो हम इलेक्ट्रिकल रेटिंग जो लगाते हैं और उसके अनुपात में जिस पे लोड होना चाहिए वो लोड हमारा बढ़ जाता है, और रेटिंग के हिसाब से अगर लोड आपका नहीं है और वो बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली ओवर हीटिंग, आर्किंग, शॉर्ट सर्किट इस प्रकार की चीज़ें होने की वजह से ओरिजिन ऑफ कॉज आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाता है। तो ये प्रमुख कारण है इन दिनों में जो देखा गया है कि जिसके वजह से आग की घटनाएं में वृद्धि हो रही है। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अयोध्या से निशांत बात कर रहे हैं। नमस्ते निशांत जी, अगर आपको हमारी आवाज़ मिलती है अपनी बात साझा करें, प्रश्न पूछें। निशांत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हेलो जी गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। जी सर, मुझे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक आग कर ले तो सर उससे बचाव के लिए हम तुरंत क्या उपाय कर सकते हैं? तुरंत क्या उपचार हो सकता है प्रशांत सर? आग से बचाने के लिए तुरंत क्या उपचार कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये है कि जो व्यक्ति आग में संलिप्त हो गया है उसको उस जगह से आपको दूर करना है, उसको वहाँ से बाहर निकालना है और वहाँ पे ऐसे जगह ले जाना है जहाँ पे धुआं ना हो और टेम्परेचर जहाँ पे ना हो। उसके बाद उसको जो है सबसे बड़ा तो पानी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पानी आपके पास नहीं तो कोई कपड़ा से आप उसको लपेट सकते हैं और इमीडिएटली उसको आपको हॉस्पिटल में स्थानांतरित करना है। जी प्रशांत जी, एक महत्वपूर्ण बात जिस पर हम ज़रूर आपका ध्यान चाहेंगे, उससे पहले हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रशांत जी जो हैं वो फायर एडवाइज़र हैं, डायरेक्टरेट जनरल फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। प्रशांत जी, अभी जो बात मोरेश्वर जी ने जो बात कही कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की जो बात है, तो अगर हम क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें दोनों बातों को, तो दो बातें समझ में आती हैं कि एक तो वो जिन कारणों को टाला जा सकता है, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल। तो इनको जरा क्लासिफाई करते हैं। तो अवॉइडेबल पे हम फिर बात करेंगे कि जो हम सबको करना है। जी, ये एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जहाँ तक आग का सवाल है तो हमारे घरों में जो हम इलेक्ट्रिक लोड है, वो जो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है कि इलेक्ट्रिक लोड है, वो पहले के गुना बहुत ज़्यादा हो गया है। सॉरी, आपको रोक रहा हूँ बीच में। आपके हिसाब से, आप दोनों के हिसाब से, जो पहला सबसे बड़ा कारण है आग लगने का घरों में खासतौर पर, शॉर्ट सर्किट है। जी, यही है ना? बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट सबसे ज़्यादा कारण है, क्योंकि जैसे मोरेश्वर भी बता रहे थे कि जो हमारा इनपुट आउटपुट लोड बैलेंस है उसको कहीं ना कहीं हम अनदेखा करते हैं। हमारे घरों में बहुत इलेक्ट्रिकल का लोड बढ़ रहा है, एसी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर्स है, माइक्रोवेव है, ओवन्स है, मतलब व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज देयर इन हाउस। बट हम क्या वो देखते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक रेटिंग्स है वो सही तरह से लेते, लोड जो हमने लिया है वो सही तरह से लिया है, क्या हमारी वायरिंग कितने सालों से वो पुरानी है, उसको हमने जो मापक है उस तरह से हमने लगाई है। कई बार हम शॉर्ट सर्किट के चक्कर में जो है जॉइंट लगा देते हैं, उस पर टैपिंग नहीं है, कई दिनों से जॉइंट पड़े हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के पास में हमने कोई कपड़े लगा रखे हैं, कोई गद्दा रखा है, सामान ऐसे कंज्यूम रखा है। तो और ये जो शॉर्ट सर्किट होता है वो एकदम से नहीं होता है। कई बार ऐसी घटना हमारे साइंस हम कहते हैं कि जब आप कोई छोटी घटनाएं 1000 मिस्टेक्स करते हैं तो एक उसका फैटल एक्सीडेंट होता है। तो हम ऐसे कई निग्लिजेंस करते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, अगले से अगर पिन प्लग है वो प्लग से हम यूज़ नहीं करते हैं, वायर इसमें लगा देते हैं, सामान जो है हमारा हम ठीक से लगाते नहीं हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है आग में, कि जब आप कहीं, ज़्यादातर जो घटनाएं हुई है दिल्ली में हुई है, या हॉस्पिटल्स हुए, MRI हॉस्पिटल्स हुआ है, या बेबी केयर हॉस्पिटल दिल्ली में हुआ है, या एक राजेंद्र नगर का इंसिडेंस हुआ है, आप जान रहे होंगे सब लोग, करोल बाग के IAS एकेडमी में। तो सबसे बड़ा जो फैटल एक्सीडेंट्स या जो हानि होती है, जीवित हानि होती है, वो निकास के मार्ग ना होने के कारण होती है। तो सबसे पहले मेरी आप सभी से, दर्शकों से विनती है, जहाँ भी आप जाते हैं, सिनेमा हॉल है, मॉल में है, कहीं भी है, आप ये जरूर सुनिश्चित करिए कि आपकी निकास की व्यवस्था कहाँ से है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होती है जब कोई इमरजेंसी होती है। और सब जगह पे मापक है, गवर्नमेंट ने मापक निर्धारित किए कि आपको एरो देना है, दर्शकों को पता चलना चाहिए कि कहाँ पे, जैसे दिल्ली मेट्रो में दिया हुआ है। तो ये आप सुनिश्चित करें, आपको ये मन में पक्का पता होना चाहिए कि मुझे अगर इमरजेंसी होती है तो कहाँ से निकलना है। क्योंकि ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि आग की घटना में कि जो चीज़ें
जनरली ये हमारे साथ नहीं होती। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारे मन में रहता है, ये हमारे साथ यानी नहीं होती। हमें जागरूक भी रहना है, अवेयर भी रहना है और साथ ही सतर्क भी रहना है। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, बिहार से सौरभ बात कर रहे हैं। सौरभ नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। सौरभ जी, आपको हमारी आवाज मिलती है तो अपना प्रश्न पूछिए, विचार साझा कीजिए। हाँ जी, मयंक सर जी। संजीव सर नमस्कार। जी। ये पूछना था सर मुझे एक्सपर्ट से कि मेरे घर के बगीचे में सर आम का पेड़ है और भी कई पेड़ हैं, उसमें सूखे पत्ते गिरते रहते हैं, तो क्या उसमें अभी गर्मियों के दिन में आग लगाना ठीक है? और एक बार हुआ था कि बिजली के वायरल से शॉर्ट सर्किट से आग पत्तों में खुद आग लग गई थी, तो बड़ा मुश्किल से बुझाए थे हम लोग। तो क्या इस समय मौसम में आग लगाना तो ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। मोरेश्वर सर, आपसे इस प्रश्न का उत्तर चाहेंगे। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आपने आग अपने से तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हाउस कीपिंग अवॉइड्स लॉट ऑफ इंसिडेंट। तो हाउस कीपिंग का मतलब ये होता है कि हर चीज़ की अपनी एक निर्धारित जगह है, उस जगह पे उस चीज़ को रखने से आपके ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें जो है अवॉइड हो सकती है। जैसे पत्ते गिर रहे हैं आपके, नेचुरली गिर रहे हैं, तो उसको साफ़ सफाई करके एक जगह पे उसको कलेक्ट करके भी आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। एक बेहतर तरीका यही है, उसको ना जलाएं। जलाने से वो स्प्रेड भी हो सकता है और दूसरा वायु प्रदूषण का भी एक जरिया बन सकता है। तो मेरी तो राय यही है कि आप उसे डेलिबरेटली ना जलाएं, उसको संकलित करें और तरीके से डिस्पोज करें। पत्ते नहीं जलाने हैं, नहीं चाहे जलाने गांव की बात हो, शहरों की बात हो, कहीं भी। पे भी। ऋषभ जी, एक और बात जो अभी जो बात आ रही है, अभी जो प्रशांत जी ने जो बात कही कि रेटिंग क्या है, लोड कितना है, वो सारी चीज़ आपने भी वही बात उठाई थी। एक बात बताइए कि अगर निकास के मार्ग की भी बात है, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, रेगुलेटरी अगर हम बात करें, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इन्फोर्समेंट की बात करें, वो कितना प्रभावी होता है? क्योंकि निकास का मार्ग, अब कोई बिल्डिंग बनी है, वहाँ निकास का मार्ग था या नहीं था, आपने इतनी घटनाओं का भी जिक्र किया। एक पंडाल में भी ऐसे हुआ था, पंडाल में आग लग गई, निकास का रास्ता एक ही था, लोग फंस गए। तो ये इन्फोर्समेंट के स्तर पे आप लोग क्या कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए, एनफोर्समेंट इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे समझ से। एनफोर्समेंट करने के लिए आपके पास रेगुलेटरी अथॉरिटी तो है ही, जैसे फायर डिपार्टमेंट है। जिस जगह पे इस प्रकार की बिल्डिंग है या टेम्पररी स्ट्रक्चर या पंडाल्स लग रहे हैं, उसका लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से पहले परमिशन देने, मतलब उसको खड़ा करने के पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो उस समय में तो आपका इंस्पेक्शन ऑडिटिंग होता है कि वो सही तरीके से बना है कि नहीं। माफ कीजिए, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। मूल कारण, हाँ जी देखिए, बहुत से मामलों में हमने ये देखा है, कोई घटना हो जाती है, फिर पता चलता है कि इसके पास ये लाइसेंस नहीं था, इसके पास ये क्लियरेंस नहीं था। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, एनफोर्समेंट को लेकर हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या सुधार की ज़रूरत है, ये बताइए। एनफोर्समेंट के जगह, मतलब एनफोर्समेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो फायर सर्विसेज अपनी जगह बिल्कुल काम कर रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार के इस तरीके के बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स को अनुमति देने के पहले फायर सर्विस उसका इंस्पेक्शन करती है और उनको एनओसी दी जाती है। लेकिन दैट इज़ अ वन टाइम एक्सरसाइज। उसके बाद जब आपके ऑक्यूपेंसी के पास हो जाती है तो उस समय जो ऑक्यूपायर है, उस ऑक्यूपायर को भी उसका ध्यान रखने की, उसी तरीके से जिस पैमाने पे उसको अप्रूवल मिला है, उस पैमाने पे उसको मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, इसका रख रखाव, उसको मेंटेन करने की जवाबदारी जो है वो ऑक्यूपायर की है। ऑक्यूपायर किस तरीके से कर सकता है? थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एक मैकेनिज़्म है, वो अपने लेवल पे थर्ड पार्टी ऑडिटिंग के मैकेनिज़्म से इस चीज़ को इंश्योर कर सकता है कि जिस पैमाने पे मुझे इसका अप्रूवल या लाइसेंस मिला है, क्या वो आज भी उसी तरीके से मेंटेन है या नहीं है। तो ये करने की जवाबदारी जो है वो ऑक्यूपायर की भी है। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि इट्स अ शेयर्ड एंड पार्टिसिपेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ साइड। आप कंप्लीटली किसी रेगुलेटर पे या एनफोर्समेंट अथॉरिटी पे ही निर्भर रहोगे, ये हो नहीं सकता किसी भी मामले में। डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, लेकिन चूंकि अब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई, प्रशांत सर, प्रायः देखा गया कि अभी हम बिजली के ओवरलोडिंग वगैरह की बात कर रहे थे, लेकिन गैस लीकेज से आगजनी हो जाती है। इसके अलावा घर में आपने दिया जलाया, दीपक जलाया, उससे कई बार आगजनी की घटना हो जाती है। तो ऐसे जो कारण हैं, इनसे कैसे बचा जाए? इसका एक ही उपाय है और मात्र एक उपाय है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं, आगे भी नहीं होगा। व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। जो व्यक्ति है
जो आप इंडिविजुअल है, जिसका घर है, जिसका ऑक्युपायर है, उसको कहीं ना कहीं अपने मन में ये सोचना पड़ेगा कि आग से मुझे सुरक्षित होना है। क्योंकि आज आप एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि हम बात कर रहे थे तो हेलमेट पहले लोग नहीं लगाते थे, पर अब लोगों को पता चला कि हेलमेट कितना जरूरी है, क्योंकि ऐसे हादसे हुए हैं और हेलमेट की वजह से लोगों की जान बची है। उसी तरह से फायर सेफ्टी का अवेयरनेस जो है हमारे भीतर आना चाहिए। इट शुड बी द वे ऑफ लाइफ। उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा एक घर है, क्योंकि जैसे अभी मोरेश्वर जी बात कर रहे थे कि जो एनफोर्समेंट अथॉरिटी कितना देखेगी कि उसकी एक सीमा है, वो हर जगह नहीं जा सकती है। दिल्ली में हजारों लाखों घर है और हर जगह वो नहीं जा सकते, और मापक के हिसाब से हर जगह पे ऑडिट भी नहीं होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे घर में निकलने की निकास ठीक है, मेरे घर में हाउसकीपिंग जो है और रखरखाव जो है वो ठीक से, कहीं भी आया कपड़े फेंक दिए, गद्दा इधर रखा हुआ है, कपास इधर पड़ी है, कोई तेल लगा है वो कहीं और रखा है। तो आपको ये पता है ज्वलनशील पदार्थ क्या है, ये सबको पता है, किसी को भी नहीं ऐसा कि ये ज्वलनशील नहीं। जिसको आग लगती है, ऐसे जो सामान है घर में वो एक कोने में हो, जहाँ पे बिजली का वायर ना हो, बटन ना हो, वायर जो रेटिंग है हमारी सही हो। एक बार इलेक्ट्रिशियन को बुला के कुछ ही हजार रुपए का काम है, उसको आप सुनिश्चित करिए। लेकिन ये भी देखा गया है संजीव जी, आप भी एग्री करेंगे कि ज़्यादा नुकसान डिजास्टर से नहीं होता है, डिजास्टर के प्रति सही रिस्पांस न होने की वजह से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे हम गैस लीकेज की बात कर रहे थे, या आपने कोई भोजन पकाने के लिए रखा हुआ है, तेल गर्म होता, उसने आग पकड़ ली, तो ऐसे में पहला रिस्पॉन्स क्या हो, क्योंकि पैनिक कर जाते हैं कई बार। हाँ, एक वो मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो गैस सिलेंडर की जब बात करती है तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो आपका गैस का पाइप है वो सही रेटिंग, वो मतलब आपको जैसे कि कोई सोप का पानी है, साबुन का पानी है, उसको आप कपड़े से अगर उस पर लगाएंगे तो अगर कहीं लीकेज है तो वहां से आपके बुलबुले आएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये पाइप खराब है। तो आपको, और एक समय है उसका, जब आप खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि इतने समय तक ये यूज किया जा सकता है। तो ये नहीं कि आप उसको सालों भर यूज करें, आप उसको चेक करते रहिए, हर महीने 2 महीने बाद इसको चेक करिए कि पाइप लीक नहीं है, उसको हटा दीजिए। और अगर नहीं भी हटा तो कम से कम 1 साल या जो भी उसका समय है, समय निर्धारण है, उस पर आप चेंज कर दीजिए। उसके बाद ऐसा कोई लीक होता है, जैसे एलपीजी के बारे में अगर कहा जाए, एलपीजी हेवियर देन एयर है, तो जब भी एलपीजी लीक होगा वो नीचे सेटल होता है और वो बहुत सेंसिटिव टू स्पार्क होता है, उसको 0.2 मिलीजूल एनर्जी लगती है जलने के लिए। तो ऐसे समय में बिजली का जो बटन है, अगर ऑन है तो ऑन रखिए, ऑफ है तो ऑफ रखिए, उसको चालू नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने चालू किया तो वो एक स्पार्क देगा और स्पार्क से वहाँ पे एलपीजी की आग की घटना घटेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे के जो सामान है ऊपर से नहीं जाएगा, तो वो वेंटिलेशन नीचे से होगा, तो नीचे की जगह से आपने खुला रखना है। ये आपको गैस के लिए सावधानी बरतनी है। इतनी सी सावधानी से आपकी कोई भी समस्या हल हो सकती है। मोरेश्वर जी, जो बस आपके साथ एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा कि सेल्फ ऑडिटिंग हर इंसान ने, हर नागरिक ने जो जागरूक है, वो अगर हर चीज़ का अगर सेल्फ ऑडिटिंग करता है अपने से ही, हर चीज़ का, काफ़ी बार देखा जाता है कि आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, बिल्डिंगों में रह रहे हैं, और सामान जो स्टोर किया जाता है आपके निकास मार्ग में स्टोर होता है। निकास मार्ग में अगर आपने सामान रखा हुआ है तो एक कोई भी जागरूक नागरिक ये कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ होना चाहिए, लेकिन ये जागरूकता का अभाव है कि हमने वही रखा हुआ है जो हमारे बाहर निकलने का मार्ग है। जब इमरजेंसी में जहाँ हमें बाहर निकलना है वही मार्ग आपको लेना है, और वही हमने सामान डंप करके रखा हुआ है। तो जागरूकता के तौर पे सभी से यही निवेदन है कि आप सेल्फ ऑडिटिंग करें। जहाँ आप रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, या अपने घर की भी बात करें, तो रख रखाव जो है वस्तुओं का, चीज़ों का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके रख रखाव से आपके 70-80% प्रॉब्लम्स जो है इस प्रकार के, वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। रख रखाव। चलते चलते प्रशांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे कंक्लूड करते हुए, कि जब बात आती है हमारे अस्पतालों की, घरों की, स्कूलों की और समाज की, पूरे देश की, हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और जागरूकता कैसे बढ़े? सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि मुझे फायर के प्रति, अग्नि परिस्थिति के प्रति जागरूक होना है। उसके बाद उसके डूज एंड डोंट्स क्या है वो हमारी वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं। सरकार समय समय पे ये निर्धारित करते हैं। हमने हमारे तरफ से एक स्कूल के लिए सिलेबस बनाया है छोटे बच्चों के लिए,
वो सभी राज्यों को हमने दिया है। तो स्कूलों में वो अभी आगे आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे को कैसा आपको अग्नि सुरक्षा के प्रति समझदार होना है वो पता चलेगा जी। और उसके बाद में आप एक क्यूरियोसिटी अपने जीवन में लाइए कि एक फायर सर्विस क्या होती है अपने, बिकॉज हमारे यहाँ पे इतनी जो चीज़ें हैं तो हो सकता है व्यक्ति के पास ना जाए, बट आप फायर सर्विस पे स्टेशन पे जाइए, फायर स्टेशन पे यानी जाइए। कुल मिलाकर जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई है, मॉक ड्रिल्स हो, अवेयरनेस आए, सिलेबस में तो आपने इंक्लूड कर ही दिया है। मोरेश्वर सर, प्रशांत सर, आप दोनों कार्यक्रम में जुड़े और इतनी सार्थक चर्चा आपके साथ हो पाई, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत धन्यवाद।